नमस्ते बच्चों। हमारा आज का विषय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके पूरे पाठ की चर्चा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और आज हम करने जा रहे हैं पुस्तक पर आधारित इसके प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता। पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। पहला तर्क, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, अर्थात उचित नहीं है। दूसरा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण या निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह जन्म पर आधारित होता है, अर्थात इसका कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है, चाहे वो पेशा करने की उसकी रुचि है या नहीं है, ज़बरदस्ती उसे वो पेशे पे लगा दिया जाता है। चाहे मनुष्य उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है या नहीं, उसमें उसकी निपुणता है या नहीं, उसे जन्म के आधार पर यह पेशा अपनाना ही पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या भारतीय समाज में जाति प्रथा जो है वे बेरोजगारी और भूखमरी का प्रमुख कारण है। हाँ, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता। इस कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति उस पेशे में निपुण नहीं है या फिर तकनीकी प्रगति के कारण वो पेशा अब नहीं चलता है, तो भूखमरी की स्थिति आ जाती है। इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार और विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफ़ी ढीले हो गए हैं, किंतु अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी कहीं कहीं लोगों को ज़बरदस्ती ये पेशा अपनाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, इसे समझाइए। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं, क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर
व समान व्यवहार उपलब्ध करवाए जाए। यदि हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे तभी व्यक्ति निपुणता से अपना कार्य कर पाता है। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाएगा, अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 5वां प्रश्न, सही में डॉक्टर अंबेडकर ने भावात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। उन्मूलन यानी कि मिटाना, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया गया है। हम उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। आदमी की भौतिक स्थितियां उसके स्तर को निर्धारित करती हैं। जीवन जीने की सुविधाएं मनुष्य को सही मायनों में मनुष्य सिद्ध करती हैं। व्यक्ति का रहन सहन, चाल चलन काफ़ी हद तक उसकी जातीय भावना को खत्म कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है या नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या उचित समझेंगे, बताएं। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है। समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। उसने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिसका पहला प्रश्न बनता है, अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा? डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। दूसरा, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर भी निर्भर करती है। तीसरा, सामाजिक उत्तराधिकार या सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर भी निर्भर करती है। और चौथा, मनुष्य के अपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? लेखक ने जाति प्रथा की निम्नलिखित बुराइयों का वर्णन किया है। पहली बुराई, यह श्रमिक विभाजन कर देती है। यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है। यह जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। यह मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बांध देती है, चाहे वह पेशा उसके उपयुक्त है या फिर नहीं। यह संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे व्यक्ति भूखा ही क्यों न मर जाए। जाति प्रथा के कारण थोपे गए व्यवसाय में व्यक्ति रुचि नहीं लेता है। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, अपितु यह सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। 5वां, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है? भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिला पेशा ही अपनाना पड़ता है।
उसे विकास के समान अवसर नहीं मिलते। जबरदस्ती थोपे गए पेशे में उसकी अरुचि हो जाती है और वे काम को टालने या काम चोरी करने लगते हैं। वे एकाग्रता से कार्य नहीं करते, क्योंकि जब उसकी पसंद का कार्य ही नहीं है तो वो उसमें रुचि नहीं लेते। इस प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं तथा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता, वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, किंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, किंतु श्रमिकों के वर्गों का विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट होती है। जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, अगर जाति प्रथा है तो उसे वही पेशा अपनाना पड़ेगा कि लोहार का बेटा लोहार और सुनार का बेटा सुनार। जबकि श्रम विभाजन अर्थात अपनी निपुणता के आधार पर व्यक्ति ने अगर कोई व्यवसाय चुना है, यदि उस व्यवसाय में व्यक्ति को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो वो उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय भी चुन सकता है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ पर आधारित सभी प्रश्न। आप पैराग्राफ के अनुसार, गद्यांश के अनुसार भी प्रश्नों को छांटिए और बार बार से इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ के इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।